हेलो एवरीवन। मैं हूं मुस्कान खान और आप सब देख रहे हैं द एग्जाम्स बड़ी यूट्यूब चैनल। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने साहित्यिक स्रोतों का परिचय पढ़ा था और आज हम साहित्यिक स्रोतों के सबसे महत्वपूर्ण भाग संगम साहित्य को समझने वाले हैं, जो कि यूपीएससी, आरपीएससी, नेट, रीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं और इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, संगम साहित्य क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि संगम शब्द का अर्थ क्या है। संगम का अर्थ है विद्वानों, कवियों और साहित्यकारों की सभा। तमिल परंपरा के अनुसार पांड्य राजाओं के संरक्षण में ऐसी साहित्यिक सभाएं आयोजित होती थी जहां कवि अपने रचनाएं प्रस्तुत करते थे और इन्हीं सभाओं में रचित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। और आधुनिक इतिहास संगम काल को लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का मानते हैं। क्या वास्तव में 3 संगम हुए थे? अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या वास्तव में 3 संगम हुए थे। तमिल परंपरा के अनुसार 3 संगमों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला संगम है दक्षिण मदुरै में होता है। ठीक है। और जिसके सभी ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। दूसरा संगम है कपाटपुरम में हुआ था और इस संगम से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ तोलकाप्पियम माना जाता है। तीसरा संगम है जो कि मदुरै में होता है और आज उपलब्ध अधिकांश संगम साहित्य इसी से संबंधित माना जाता है। अब सवाल यह है कि संगम साहित्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि सामान्य लोगों के जीवन का चित्रण करता है। उदाहरण के लिए देखें तो अगर हम वेद पढ़ते हैं तो हमें धार्मिक जीवन की जानकारियाँ मिलती है, लेकिन हम संगम साहित्य पढ़ने पर बात करते हैं तो वहाँ हमें लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, व्यापार कैसे होता था, राजा कैसे शासन करते थे, महिलाओं की स्थिति क्या थी और किसान, व्यापारी और सैनिकों, इन सब का जीवन कैसा था, इन सब के सभी के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। यानी यह उस समय के समाज का जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है और इसी कारण इतिहासकार इसे दक्षिण भारत के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला है तोलकाप्पियम। यह तमिल भाषा का सबसे प्राचीन उपलब्ध और व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। लेकिन केवल व्याकरण ही नहीं, इसमें समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की भी जानकारी हमें मिल जाती है और इसीलिए इतिहासकार इसे केवल भाषा का नहीं बल्कि इतिहास का भी महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। दूसरे ग्रंथ के बारे में बात करें तो उसका नाम है एट्टू तोकई। इसका अर्थ होता है 8 संग्रह। इसमें अनेक कवियों की कविताओं का संकलन है जिनसे तत्कालीन समाज और शासन की जानकारी हमें मिलती है। तीसरा ग्रंथ आता है पट्टू पाट्टू। इसका अर्थ होता है 10 गीत। इसमें राजाओं, नगरों, व्यापार और वीरता का विस्तृत वर्णन मिलता है। आगे हम अक्कम और पुरम के बारे में बात करते हैं तो संगम साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसे 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है। पहला है अक्कम यानी कि आंतरिक जीवन। इसमें हमें प्रेम, परिवार, भावनाएं और व्यक्तिगत जीवन का वर्णन मिलता है। और दूसरा है पूरम यानी कि बाहरी जीवन। इसमें युद्ध, राजनीति, वीरता, दान, शासन और समाज का वर्णन किया गया है। आगे हम इतिहास के महत्व के बारे में बात करते हैं। संगम साहित्य से हमें चेर, चोल और पांड्य राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा यह भी पता चलता है कि दक्षिण भारत का रोमन यवन साम्राज्य से समुद्री व्यापार होता था, जो कि मसाले, मोती, हाथी दांत और वस्त्रों का निर्यात भी किया जाता था, जबकि सोना, शराब जैसी वस्तुएं आयात होती थी और इसीलिए शायद भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत के इतिहास की कुछ ऐसी बातें जो भारतीय ग्रंथों में ही नहीं मिलती और इन्हें विदेशी यात्रियों ने बताया था, तो क्या आप मानेंगे? नहीं। और अगर मैं यह भी कह दूं कि कुछ विदेशी लेखकों ने भारत के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें आज इतिहासकार पूरी तरह सही नहीं मानते हैं, तो क्या उनकी बातों पर आप भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा आज की इस क्लास में, तो आगे देखते रहो आप। विदेशी संदर्भ क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि विदेशी संदर्भ होते क्या हैं। ठीक है। विदेशी संदर्भ से आशय उन विवरणों से हैं, उन जो कि लिखे हुए दस्तावेज मिले हैं, उन विवरणों से हैं जिन्हें विदेशी यात्री या फिर राजदूत या फिर व्यापारी और धर्म प्रचारक वार्ता कर लेकर चले गए थे।
जब कोई विदेशी व्यक्ति किसी देश में आता है तो वह उस देश को एक अलग नज़रिए से ही देखता है और इसीलिए कई बार ऐसी बातें ही लिख देता है जो स्थानीय ग्रंथों में मिलती नहीं है। यानी कि हमारा देश है और दूसरे लोग ऐसी ऐसी बातें लिखकर चले गए जो हमारे यहाँ के ग्रंथों में तो मिलती ही नहीं है। और इसी कारण विदेशी विवरण इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखना, इतिहासकार कभी भी ऐसी किसी भी विदेशी लेखक की बात को आंख बंद करके नहीं मान लेते। ठीक है, वो पहले जानते हैं हमारे यहाँ के कई शिलालेखों, सिक्कों, पुरातात्विक साक्ष्य हैं और भारतीय जो साहित्य है उनसे उनकी तुलना करते हैं। अगर सभी स्रोत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है, एक सेम बात ही लिखी हुई होती है, तभी वह जानकारी को विश्वास के पात्र मानते हैं। विदेशी लेखकों में सबसे पहले नाम आता है हमारे पास यूनानी लेखकों का। तो अब यूनानी लेखक है तो उनसे जो भी सबसे पहले आते हैं उनका हम जिक्र करते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण लेखक है जो है मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज है वो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि हुई थी तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेज दिया था और यहीं रहकर उसने भारत का अध्ययन किया था और फिर उसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इंडिका रखा था। और अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि मेगास्थनीज ने केवल मौर्य प्रशासन ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का भी वर्णन किया था उसमें। और ये बात बिल्कुल 100% सही है। और इंडिका से हमें यह जानकारी मिलती है कि मौर्यकालीन प्रशासन, नगर व्यवस्था, सेना, कृषि, व्यापार और समाज और लोगों के रहन सहन है और आर्थिक गतिविधियां हैं, इनके बारे में भी बताता है। वह सिर्फ मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में नहीं और बाकी सब चीज़ों के बारे में भी बताता है। लेकिन क्या इंडिका पूरी तरह सही है? यही सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो चलिए जानते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि मेगास्थनीज ने कई बातें सही लिखी है, लेकिन कुछ स्थानों पर उसने अतिशयोक्ति की भी इस्तेमाल कर लिया है। अब मेगास्थनीज ने लिख दिया है कि भारत में कभी लोग झूठ ही नहीं बोलते थे। तो सोच लो कि भाई भारत में कभी लोग झूठ ही नहीं बोलते थे, ये लिखा है उसने। तो क्या किसी समाज में ऐसा संभव हुआ है क्या कि कोई झूठ ही नहीं बोल रहा हो? भाई कोई ना कोई तो इंसान ऐसे मिल ही जाएगा जो झूठ बोलता हो। और अपनी लाइफ में कभी तो किसी ने किसी बात पर यानी कि सच्चाई को छुपाने के लिए सच्चाई छुपा दी, वो भी एक प्रकार का झूठ ही है। तो ऐसे बोला ही जाता होगा, ऐसा तो भाई संभव नहीं है। इसीलिए इतिहासकार उसके हर बात को सीधे स्वीकार नहीं करते हैं और वह उसकी तुलना अन्य स्रोतों से करके देखते हैं। अब आते हैं रोमन लेखकों पर। ठीक है, अब बात करते हैं रोमन लेखकों की। भाई यूनानी लेखकों के बाद जो सबसे ज़्यादा भारत के बारे में जिसने लिखा है वह है रोमन लेखक। और पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी में भारत और रोमन साम्राज्य के बीच जो समुद्री व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसमें भारतीय मसाले, मोती, रेशम, हाथीदांत और सूती वस्त्र रोमन साम्राज्य में बहुत अधिक लोकप्रिय हो रहे थे। बदले में रोम से सोना भारत आ रहा था और यही कारण है कि रोमन लेखकों ने भारत के व्यापार का विस्तार से वर्णन किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण रोमन लेखक के बारे में बात करें तो उसका नाम है प्लिनी। ठीक है, उसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है और उसकी किताब में कई सारे तथ्य है। उसमें लिखा है, हमें कई उल्लेख मिलते हैं। उसमें लिखा है कि इस पुस्तक में भारत और रोम के व्यापार का वर्णन लिखा है। भाई प्लिनी की जो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक है उसमें भारत और रोम के व्यापार का वर्णन मिला है। प्लिनी ने यहाँ तक लिखा कि भारत के साथ व्यापार के कारण रोम से हर वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में सोना भारत चला आता था। क्या बात है, सोना भारत आ रहा था। भाई क्या सोने की चिड़िया सच में कहते हैं। इसी कारण कुछ इतिहासकार इसे रोमन गोल्ड ड्रेन भी कहते हैं। आगे हम जानते हैं भारत के बारे में। ठीक है, जानकारी देने वाले अन्य विदेशी लेखक कौन थे और उनकी रचनाओं का इतिहास में क्या महत्व होता है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करते हैं जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। सबसे पहले इसका अर्थ ही समझ लेते हैं। इतना बड़ा नाम रखा है तो इसका अर्थ क्या है। पेरिप्लस का अर्थ होता है समुद्री यात्रा का मार्गदर्शक यानी कि सेलिंग गाइड। और एरिथ्रियन सी उस समय लाल सागर, अरब सागर तथा हिंद महासागर के प्रयुक्त जो व्यापक महासागर के लिए जो प्रयुक्त व्यापक नाम था। यह पहली शताब्दी ईस्वी में एक अज्ञात यूनानी व्यापारी द्वारा लिखी गई थी। यानी कि एरिथ्रियन सी के बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता है जो लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर और इनके नाम थे उनको एरिथ्रियन सी कहा जाता था। ठीक है, समझ आ गया। इसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी और भारतीय महासागर में रोमन व्यापार का वर्णन मिलता है।
भाई जिसमें पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, ये पुस्तक है, उसमें लाल सागर और फारस की खाड़ी और भारतीय महासागर इन सब रोमन व्यापार का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में भारत के कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला बड़ौच है, बाद में मुजरिस है जो कि केरल के आसपास का माना जाता है, और यहीं से मसाले, हाथीदांत, मोती, कपास और बहुमूल्य पत्थरों का भी निर्यात होता था, यह पता चलता है। जब ये पुस्तक लिखी गई थी तो ये बाद में मिली, हमें पता चला। तो अगर उस समय कोई व्यापारी था, वो भारत आना चाहता था ना, तो ये पुस्तक उसके लिए लगभग एक गूगल मैप या फिर ट्रेड गाइड के रूप में काम करती थी। ठीक है, गूगल मैप से कहीं भी जाते थे तो ये उस मैप की तरह काम करती थी। इसीलिए इतिहासकार इसे भारत के समुद्री व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानते थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टोलेमी की। अब आते हैं टोलेमी पर। टोलेमी दूसरी शताब्दी ईस्वी का प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता था और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, उसका नाम था जियोग्राफिया। जियोग्राफिया मुख्य रूप से भारत के भूगोल, नदियों, नगरों, पर्वतों और बंदरगाहों आदि का वर्णन करती है। ठीक है, ये पुस्तक इन सभी का वर्णन करती है। आगे हम बात करते हैं कोस्मोस और इंडिको प्लेस्टेस। भाई साहब, बड़ा खतरनाक नाम है। अब एक ऐसा नाम है जो हर छात्र भूल ही जाता है, जैसे कि मैं भूल गई, लेकिन जो पेपर बनाते हैं वो कभी नहीं भूलते, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। कोस्मोस मूल रूप से मिस्र का व्यापारी था और बाद में वह ईसाई भिक्षु बन गया था। उसने लगभग 547 से 549 ईस्वी के बीच एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है क्रिश्चियन टोपोग्राफी। इस पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है भारत और श्रीलंका के व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है, ईसाई समुदायों के बारे में जानकारी मिलती है, भारतीय बंदरगाहों के बारे में जानकारी मिलती है, व्यापारिक मार्गों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसीलिए ये प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करता है। अब आते हैं उन यात्रियों पर जिन्होंने भारत में सबसे अधिक समय बिताया था। पहला है फाहियान। उस समय भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य इनकी उपाधि थी और उनका ही शासन था, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। ठीक है, फाहियान का भारत आने का उद्देश्य व्यापार करने के लिए तो ये बिल्कुल नहीं आया था, वह आया था बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए। उसने भारत की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सभी का वर्णन किया है और उसने विशेष रूप से बौद्ध विहारों और बौद्ध धर्म की स्थिति का भी वर्णन किया है, यानी कि ये बौद्ध धर्म का अच्छा खासा ज्ञान लेने भारत आया था। दूसरा यात्री आता है चीन से, ह्वेनसांग। अब सबसे प्रसिद्ध चीनी यात्री यही माना जाता है। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। उसने लगभग 15-16 वर्षों तक भारत में रहकर अध्ययन किया था और उसकी पुस्तक सी यू की ग्रेट तांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स से हमें जानकारी मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय, हर्षवर्धन का प्रशासन, समाज, धर्म, शिक्षा, भारतीय आदि नगरों की। ठीक है, इन सभी की जानकारी हमें ह्वेनसांग देता है अपनी पुस्तक सी यू की के तहत। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या विदेशी लेखकों ने जो कुछ लिखा वह सब सत्य है? हमारा उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कई विदेशी लेखकों को भारतीय भाषाएं नहीं आती थी और कई बातें उन्होंने दूसरों से सुनी सुनाई लिख दी थी। कुछ ने अपने अनुभव भी लिख दिए थे और कुछ ने कल्पना भी जोड़ दी थी। वाह क्या बात है। कुछ ने अपने देश के दृष्टिकोण से भारत का वर्णन किया था, यानी कि उसका देश कैसा है उसके हिसाब से भारत कैसा होना चाहिए वो ऐसे ऐसे लिख देता था कोई भी, ज़्यादातर इतिहास करते हुए। इसीलिए इतिहासकार हमेशा विदेशी विवरणों की तुलना शिलालेखों, सिक्कों, साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्यों से ही करते थे। ऐसे सुनी सुनाई बातों पर ना तो जो भी लिखते थे वो उस पर विश्वास ही नहीं करते थे। अब मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर किसी गांव में आज भी हजारों साल पुरानी जो परंपराएं निभाई जा रही है, ठीक है, तो क्या हम उनसे प्राचीन भारत का इतिहास जान सकते हैं? पहली नज़र में तो शायद जवाब यही होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि हाँ, कर सकते हैं हम। अब हम समझेंगे ग्राम चित्र और प्राकृतिक विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्राम चित्र पर। ग्राम चित्र क्या होते हैं? ग्राम चित्र का अर्थ है केवल गांव की तस्वीरें नहीं है, बल्कि गांव की परंपराएं, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, जातीय व्यवस्था, पारिवारिक संरचना, इन सब का अध्ययन ही ग्राम चित्र कहलाता है। और इतिहासकार मानते हैं कि कई ऐसी परंपराएं जो आज भी गाँवों में दिखाई देती है और उनकी जड़ें प्राचीन भारत तक जाती है, जैसे कि
जब किसी गांव में त्योहार मनाया जाता है, पूरा गांव मिलकर पूजा करता है, सामूहिक भोज करता है, यानी कि साथ मिलकर सभी लोग खाना खाते हैं। यह हमें बताता है कि प्राचीन कबीलाई समाज में सामूहिक जीवन कितना महत्वपूर्ण था। भाई आज भी जो कबीले हैं ज़्यादातर समूह में बनाकर रहते हैं और वह उत्सव, त्योहार और पूजा के दौरान होने वाली सारी सामुदायिक गतिविधियाँ, यानी कि जो भी कार्य थे वह अपनी पूजा के दौरान और प्राचीन कबीलाई समाज में थे, वो समानतावादी चरित्र के रूप में दर्शाती है, यानी कि समानता दर्शाते हैं वह कबीले आज भी। कबीलों में कभी भी ऊंच नीच नहीं होता, मैंने देखा है जहाँ तक, तो वह एक सबको समान समझते हैं। आज भी भारत के कई क्षेत्रों में जाति, कबीले और गोत्र, इन सभी लोगों की इनके प्रति लोगों की निष्ठा बनी हुई है आज भी। ठीक है, गांवों में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। इतिहासकार इन परंपराओं का अध्ययन करके समझते हैं कि प्राचीन समाज किस प्रकार संगठित था। ठीक है, कि पहले के लोग कैसे रहते थे भाई, इन सब के बारे में इतिहासकार ये जानना चाहते हैं। और अनुष्ठानों का महत्व के बारे में बात करें तो अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, इतिहासकार विवाह की जानकारी कैसे प्राप्त करते होंगे? तो उत्तर होता है अनुष्ठानों से। अनुष्ठानों से हमें विवाह, जन्म, मृत्यु, त्योहार, इन सभी संस्कारों से हमें परिवार व्यवस्था, विवाह व्यवस्था, सामाजिक संबंध, इन सब की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, वो है सामाजिक असमानता के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आज भी उच्च जाति के लोग हैं वो गाय नहीं दूधते थे, यानी कि अब तो बहुत कम हो गया है। पहले ऐसे होता था कि उच्च जाति के लोग थे वो गाय दूधते ही नहीं थे, हल ही नहीं चलाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह शारीरिक श्रम को निम्न समझते थे, यानी कि ये कमज़ोर लोगों, यानी कि जो नीची जाति के लोग हैं, शुद्ध, ये सब इनका कार्य है, इसलिए वह ये काम नहीं करते थे। उच्च जाति के लोग ये समझते थे कि ये नीची जाति वालों के काम है, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। धीरे धीरे इसी सोच में अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, आज भी लोग हैं वो उच्च जाति नीची जाति ऐसे करते रहते हैं, हमारे गांव में भी होता है। गांवों में ये ज़्यादातर ऐसे दिखाई देता है, शहरों में बहुत कम हो गया है ये आजकल। ध्यान रखिए, यह असमानता केवल जातियों तक सीमित नहीं है, स्त्री और पुरुषों के संबंधों में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। स्त्री और पुरुष के बीच में तो ये रात दिन का डिफरेंस हमें साफ साफ पता चलता है। हम अपने घरों में देखें तो ये साफ साफ पता चल जाता है। उस समय ये एक ऐसी प्रथा थी, पहले थी सती प्रथा। इसका एक उदाहरण दिया गया है कि लगभग 1930 तक बिहार के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, और इस उदाहरण का उद्देश्य यह बताना है कि कुछ सामाजिक परंपरा लंबे समय तक ग्रामीण समाज में बनी रही थी, यानी कि 1930 तक सती प्रथा होती थी। बाय गॉड, इसीलिए इतिहासकार केवल पुराने ग्रंथ ही नहीं पढ़ते, ये गांवों की परंपराओं, लोक जीवन, रीति रिवाज और सामाजिक व्यवहार का भी अध्ययन करते थे। अब आते हैं दूसरे भाग पर और लास्ट भाग पर। आज इतिहासकार केवल इतिहास ही नहीं लिखते, उसमें रसायन विज्ञान, भूविज्ञान और जीव विज्ञान, ये भी इतिहासकारों की मदद करते हैं। लिखा है कि पिछले लगभग 30 वर्षों में इतिहास लेखन में प्राकृतिक विज्ञान का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज वैज्ञानिक प्रमाणों की सहायता से इतिहास को और अधिक प्रमाणिक बनाया जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो यदि किसी स्थान से मानव अस्थियां मिलती हो तो जीव विज्ञान उसकी आयु और संरचना समझने में हमारी सहायता करता है। यदि किसी धातु की वस्तु मिलती है तो रसायन विज्ञान उसके निर्माण और संरक्षण का अध्ययन करता है। मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन करना हो तो भूविज्ञान सहायता करता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।